जब भारत में अंग्रेज कानून के नाम पे कोड़े बरसा रहे थे, टैक्स के नाम पे लूट हो रही थी और डर के नाम पे खामोशी थोपी जा रही थी, जेलें भरी जा रही थी, गोलियां चलाई जा रही थी, तब एक आवाज उठी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह आवाज थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ये वही नेताजी हैं जिनके सीने में आजादी की आग धधक रही थी। ये वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं जिनके लिए आजादी कोई मांग नहीं बल्कि जिम्मेदारी थी, जिसे उन्होंने अपने कंधे पर उठाए रखा था। आज जब हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं तो समझना जरूरी है कि आजादी कोई समझौते की देन नहीं थी, बल्कि नेताजी जैसे देशभक्तों की अधूरी नींद, अधूरी जिंदगी और पूरे समर्पण का नतीजा है। समझना जरूरी है कि आजादी केवल चरखे से नहीं आई थी, बल्कि नेताजी जैसे शूरवीरों के बलिदान से मिली थी। दोस्तों, आज 23 जनवरी 2026 है और 23 जनवरी को हर साल हम नेताजी के जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाते हैं। आज के दिन हम नेताजी के संघर्ष, बलिदान और उनके साहस को याद करते हैं, उनकी आजाद हिंद फौज को याद करते हैं। तो आज का लेक्चर इन्हीं टॉपिक्स को डेडिकेटेड है, तो लेक्चर में अंत तक बने रहें। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, पराक्रम दिवस, ये नाम सुनते ही, ये शब्द दिमाग में आते ही नेताजी की एक साहसी तस्वीर उभर आती है। नेताजी जो कभी अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, उन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि शक्ति का इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया को एक कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। चाहे वो जापान हो, जर्मनी हो, रशिया हो, सिंगापुर हो, सबको एक साथ लेकर के आए अंग्रेजों के खिलाफ। ये वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। उन्हीं की याद में पराक्रम दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 23 जनवरी को हर साल। और ये पराक्रम दिवस की शुरुआत हमने 2021 से शुरू की थी। भारत सरकार ने इनके बलिदान को याद करने के लिए हर साल 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की। और इसी 23 जनवरी को हम एक पुरस्कार भी देते हैं, जिसको हम कहते हैं आपदा प्रबंधन पुरस्कार, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड। जिस तरीके से आपदा प्रबंधन में दूरदृष्टि की जरूरत होती है, बहुत भविष्य के सोचने की जरूरत होती है और फटाफट एक्शन लेने की जरूरत होती है, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस थे। इनकी दूरदृष्टि बहुत दूर तक जाती थी, ये सोच पाते थे, समझ पाते थे, इनकी प्लानिंग बहुत सटीक होती थी। इनकी ऐसी प्लानिंग होती थी, ये पता नहीं कब भारत से निकलकर जर्मनी चलेगा और अंग्रेजों को पता तक नहीं चला। यानी दूरदृष्टि की भावना को देखते हुए, यानी कि दूरदृष्टि की इस खूबी को देखते हुए, इस काबिलियत को देखते हुए उन्हीं के नाम पर यहां आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की गई, जो कि 23 जनवरी को दिया जाता है। अब आप यहां पे देखोगे, ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार को कौन मैनेज करता है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या फिर एक्ट इसको मैनेज करती है, यही इसको प्रोवाइड करवाती है। क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा जरूरी है, 23 जनवरी 2026। अभी देखिए, पराक्रम दिवस के दिन हम क्या मनाते हैं, हम क्या याद करते हैं? सुभाष चंद्र बोस की हिम्मत, डिसिप्लिन, पैट्रियोटिज्म और उनकी निस्वार्थ देश भावना को हम लोग समर्पित करते हैं, देश भावना को हम लोग याद करते हैं। क्योंकि ऐसी देश भावना आज की डेट में कहीं फिल्मों में देखने के लिए मिलती है, वास्तविकता में नहीं मिलती है। या यूं कह लीजिए कि हमारे जो सैनिक सरहद पर लड़ रहे हैं, उनके सीने में ऐसी देश भावना आपको जरूर मिलेगी, लेकिन आम नागरिक के सीने में वो भावना आज की डेट में बहुत ही कम, बहुत ही छोटी मात्रा में देखने के लिए मिलती है। इसी देशभक्ति की भावना को लोगों के दिलों में जगाने के लिए, भारतीयों के दिलों में जगाने के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के दिलों में जगाने के लिए सुभाष चंद्र बोस की इस जयंती का आयोजन किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती हम लोग मनाते हैं पराक्रम दिवस के रूप में। अभी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म 23 जनवरी को हुआ था, जैसा कि मैं बता चुका हूं, और 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में पढ़ाई की और जब ये पढ़ाई कर रहे थे, तभी से ही इनके दिमाग में, इनके दिल में देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं। कहते हैं ये बहुत बदनाम थे कॉलेज में, यानी कि इनका नाम बहुत खराब था अंग्रेजों से, बहुत ज्यादा जुबान लड़ाने में, अंग्रेजों को दो टुक जवाब देने में। एक इंसिडेंस ऐसा आता है कि इन्होंने किसी अंग्रेज जो शिक्षक था, उसको थप्पड़ जड़ दिया था। मुझे नहीं पता ये इंसिडेंट कितना ज्यादा सच है, लेकिन सोचो अगर ये इंसिडेंट सच होगा तो क्या ही नजारा रहा होगा कि पूरे कॉलेज के सामने, पूरे कॉलेज में जो भारतीय विद्यार्थी खड़े उनके सामने एक अंग्रेज टीचर को जड़ दिया, तमाचा जड़ दिया। ये
किताब उनकी एक पौत्र है शिशिर कुमार, जो उनकी एक किताब है द ग्रेट एस्केप ऑफ नेताजी, ये किताब लिखा गया है। उस किताब में मैंने एक एक शब्द पढ़ा, ये सोचा कि ढूंढ के देखूं कहीं पे इंसिडेंट्स का जिक्र मिले, लेकिन उस किताब में भी इस इंसिडेंट का जिक्र नहीं था। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि हाँ, ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर हुआ होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जिक्र होता। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे बड़े बुजुर्ग इसका जिक्र करते हैं, जिस तरीके से कई जगह पे देखने के लिए भी मिल जाता है, आप गूगल करो, कई जगह देखने के लिए मिल जाता है। और खासकर जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम बिहेवियर की बात करते हैं, तो ये संभव है गुरु, ये बिल्कुल भी असंभव नहीं है कि यहां पे इनका हाथ और किसी अंग्रेज का गाल हो, ऐसा असंभव नहीं है, सोचा जा सकता है इनके बिहेवियर को देखते हुए। तो कहा जाता है कॉलेज के दिनों से ही ये इतने ज्यादा मतलब आक्रामक हुआ करते थे, एग्रेसिव हुआ करते थे, और खासकर अंग्रेजों के प्रति भाई ऐसा लगता था देखते कच्चा चबा जाएंगे, ये इनकी प्रवृत्ति हुआ करती थी। उसके बाद इन्होंने 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास की, आईसीएस यानी सिविल सर्विसेज, जो कि उस वक्त में अंग्रेज ब्रिटेन में लिया करते थे। आप सोच के देखिए, ब्रिटेन में गए, ब्रिटेन में उन्होंने एग्जाम दिया और सिविल सर्वेंट बने भी। आज के डेट में आप लोग जो ये एग्जाम देते हो, कितनी मेहनत करते हो, फिर भी लगता है कि यार पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। उस दौर में आप सोच के देखिए, जहां पे पढ़ने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे, उस दौर में अंग्रेजों ने एक बैरियर लगा दिया था, रुकावट लगा दी थी कि ये परीक्षा ब्रिटेन में होगी। इन्होंने हर एक बैरियर को पार कर दिया और जाकर के एग्जाम दिया और आईसीएस की परीक्षा पास भी की और ज्वाइन भी किया। लेकिन इन्हें यह समझ में आ गया कि नहीं, देखिए इनका मेन मकसद क्या था कि अगर मैं प्रशासन के अंदर घुसता हूं तो मुझे भी तो कुछ पावर मिलेगी, तो उस पावर का इस्तेमाल करके मैं अपने भारतीय भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा करूंगा। लेकिन यहां पे उनकी गलत सोच थी, अंग्रेजों ने कुछ ऐसे ऐसे नियम कानून बना रखे थे कि ये उस दायरे में रहकर के भारतीयों के लिए काम ही नहीं कर पा रहे थे। फिर वो दौर आया जब रॉलेट एक्ट लागू किया गया। रॉलेट एक्ट वो एक्ट था जिसमें नो दलील, नो अपील, नो वकील वाला किस्सा लेकर के चल रहे थे ब्रिटिशर्स। यानी कि कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील, पकड़ो भारतीयों को सीधा जेल में डाल दो। अगर उनके पास छोटा मोटा हथियार भी मिल गया, पकड़ो उनको सीधा जेल में डाल दो। भाई ये रॉलेट एक्ट था, और ये वही दौर था जब जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। और रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये गांधी जी ने उस टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। आप लोगों को याद होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी का साथ देने के लिए सुभाष चंद्र बोस टूट पड़े और 1921 में इन्होंने अपने पद से रिजाइन भी कर दिया। इन्हें समझ में आ गया कि भैया अंग्रेजों के अंडर काम करने से बढ़िया है ना कि भाई मैं अंग्रेजों के खिलाफ खुल के इनका सामना करूं। यार अंदर अंदर बैठ के देख, सुभाष चंद्र बोस का यह था कि अंदर अंदर में कुछ ऐसे कानूनों में हेल्प करूं कि हमारे भारतीय भाई बहनों का हेल्प हो, लेकिन अंग्रेज करने ही नहीं देंगे। तो ये बाहर निकले, इन्होंने रिजाइन किया। आप सोच के देख ले, इतना बड़ा पद क्या नहीं हो सकता था इनके पास यार, गाड़ी बंगला छकड़ा सब कुछ हो सकता था इनके पास, लेकिन सब कुछ को त्याग करके इन्होंने क्या सोचा, नहीं भाई मुझे आजादी चाहिए, भारत माता की आजादी चाहिए। इनको गुलाम रहना मंजूर ही नहीं था। और फिर वहां से शुरू होती है इनकी असली कहानी। 1921 में गांधी जी के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आगे चल के 1923 में इन्होंने स्थापना कर दी। देखिए उन्होंने ज्वाइन किया 21 में और 23 में ही 2023 कह रहे हैं, ठीक है। 1923 में इन्होंने ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का स्थापना कर दिया, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस का ही एक यूं कह लिए दल था जिसमें युवा हुआ करते थे। और इस ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर इनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा और उग्र हो गई, यानी कि अलग अलग गांव में जाकर के लोगों को पर्चे बांटना, लोगों को अवेयर करना, यह बताना कि उनके अधिकार क्या हैं, और वो अपनी टीम बनाने लगे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, एक्टिवली। और आगे चल के जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, यानी कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन हुआ, सभी ने अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और गांधी जी के साथ कदम में कदम मिला करके चलते रहे। ये गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बहुत ज्यादा गांधी जी से प्रभावित थे। इन्हें लगता था कि गांधी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। याद रखिए, आपका आंदोलन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो जब तक कि आपका आंदोलन जन आंदोलन ना बने। तो गांधी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने जन आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया था छोटे मोटे आंदोलनों को। पूरे भारत को एक ही तिरंगे के नीचे लेकर के गांधी जी आए थे। गांधी जी वो शख्सियत थे और गांधी जी से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे, इसलिए गांधी जी का उन्होंने साथ दिया। आगे चल के उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की। 1938 में जब हरिपुरा सेशन हुआ था कांग्रेस का, तब उन्होंने अध्यक्षता थी कांग्रेस की। उसके बाद 1939 में जब त्रिपुरी सेशन हुआ, तब भी उन्हें ही चुना गया अध्यक्ष के रूप में। लेकिन यहां पे कांग्रेस दो हिस्सों में बट रहा था। एक तरफ तो गांधी जी थे जिन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को बोला था कि भैया इन्हें अध्यक्ष बनाया जाए, और दूसरी तरफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें ज्यादा वोट मिले थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन गए। लेकिन यहां पर
यहां पर याद रखिए कांग्रेस में डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका था और ये वही दौर चल रहा था 1939 का, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। और यहां पे हिटलर हिटलर नाम का जो बंदा था जर्मनी का, भाई साहब इसके आतंक के चर्चे पूरी दुनिया में थे। ये इतना ज्यादा क्रूर था, इतना ज्यादा क्रूर था कि भाई हर किसी के जुबान पे इसके चर्चे थे, हर किसी के जुबान पे इसके चर्चे थे। अब यहां पे देखिए हिटलर ब्रिटेन के खिलाफ है, जर्मनी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा है। यहां पे देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या युक्ति अपनाई कि जर्मनी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा है और ब्रिटेन का कब्जा है हमारे भारत पे, तो क्यों नहीं हम ब्रिटेन से एक समझौता करें कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका साथ देंगे, यानी भारतीय आपका साथ देंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटेन से हम करें, लेकिन आप हमको आजाद करो। ये शर्त रखें और डट जाएं, क्योंकि ये वो वक्त है जहां पे ब्रिटेन कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उधर लड़ाई करेगा या फिर भारत के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस से निपटेगा भाई साहब। तो यहां पे ब्रिटेन के कमजोरी का फायदा उठाना जरूरी है, यह मानना था सुभाष चंद्र बोस का। और गांधी जी बिल्कुल इसके उल्टे थे कि नहीं, हम दबाव नहीं डालेंगे, हमको दबाव नहीं डालना है। और इसी के बीच में थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि थोड़ा एक बैलेंस लेके चल रहे थे कि ठीक है ना, हम पार्शियली मान भी लेते हैं, पार्शियली नहीं भी मानते हैं, यानी कि कुछ शर्तें रखते हैं, अगर अंग्रेज शर्तें मान जाते हैं तो ठीक है हम उनका साथ देंगे, वरना नहीं देंगे। तो यहां पे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मतभेद शुरू हो चुका था कांग्रेस में। उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया कांग्रेस से और कांग्रेस से बाहर चले गए, और कांग्रेस से बाहर जाकर के इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और मजे की बात तो यह है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने कैसे की? तू अंग्रेजों के खिलाफ है क्या? आ जा मेरी टीम में। तू खिलाफ है अंग्रेजों के? हाँ आ जा मेरी टीम में। सर 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 सुभाष जी मैं भी खिलाफ हूं अंग्रेजों के, लेकिन यार मेरे पास हथियार नहीं है। अबे हथियार की क्या जरूरत है, सीने में आ गए ना तेरे, आ गए ना तेरे, आ जा मेरे साथ। इन्होंने जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तो जो अपनी टीम बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक की, उसमें ना हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा, ना आदमी देखा, ना औरत देखा, कुछ भी नहीं देखा, ना अमीर देखा, ना गरीब देखा, ना जात देखा, ना पात देखा, कुछ भी नहीं। भाई एक ही क्वालिफिकेशन थी, आप अंग्रेजों को उखाड़ के फेंकना चाहते हो ना, तो आप हमारी टीम में आ जाओ। यही पॉइंट था और यहां पर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब इनकी एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ने लग गई थी कि अंग्रेज बहुत ज्यादा डरने लग गए थे इनसे, अंग्रेज बहुत ज्यादा घबराने लग गए थे इनसे। तो इनकी गिरफ्तारी होती है 1940 में, 1940 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन वहां पे आप ये देखोगे बच्चों कि जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। अब भूख हड़ताल शुरू कर दी तो इनकी हालत खराब होने लगी। तब अंग्रेजों ने इन्हें इनके घर पे शिफ्ट किया कि ठीक है जब ये ठीक हो जाएंगे तब इनको दोबारा जेल में लेके आएंगे, क्योंकि घर में देखिए घर का खाना पीना सब मिलेगा, परिवार रहेगा, तो जाहिर सी बात है इनकी देखभाल अच्छी हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जेल में ही चल बसे तो पूरा भारत थप्पड़ों से मार डालेगा अंग्रेजों को। इस हद तक गुस्सा भर जाएगा भारतों में, भारत के निवासियों में। और यह पता था अंग्रेजों को, क्यों पता था? क्योंकि कुछ टाइम पहले जो हमारे जतिन दास जी हुआ करते थे, जो भगत सिंह के साथी थे, राजगुरु सुखदेव, ये पूरा इनकी जो टोली थी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सब इनकी एक टोली थी। HSRA जिनका नाम था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इनके ग्रुप का नाम था। इसमें जब भगत सिंह की पूरी टीम को जेल में लेके जाया गया तो वहां पे उन्होंने देखा भगत सिंह की पूरी टीम ने कि यार कैदियों के साथ, जो भारतीय कैदी हैं उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है, तो जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है, इसके खिलाफ इन लोगों ने आंदोलन किया, भूख हड़ताल की। और वहां पे 64 दिन जतिन दास भूखे रहे और उसके बाद उन्होंने उसी भूख प्यास में प्राण त्याग दिए। ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने इनके सामने खाना नहीं रखा, ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने इनके सामने इनके हाथ पैर पकड़ के जबरदस्ती दूध नहीं पिलाने की कोशिश की, सब कुछ किया गया, खाना खिलाने की कोशिश की गई, लेकिन यहां पे आप देखोगे कि नहीं, इन्होंने भूख हड़ताल नहीं तोड़ी। आप सोच के देखो, हम 2 दिन भूखे रह जाए बहुत बड़ी बात है भाई, मेरे को तो सुबह से शाम तक भूख निपट आती है, लगता है नहीं यार मत्था दर्द हो रहा है। 64 दिन और भूख ऐसी, और मौत ऐसी, मौत तो नहीं कहूंगा मैं, शहादत ऐसी कि देखते ही देखते उस भूख में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसे कहते हैं बलिदान, ये कहते हैं बलिदान। लेकिन जतिन दास की जो बलिदानी थी, इससे पूरा देश गुस्से में भर पड़ा और पूरा देश का आक्रोश अंग्रेजों पर निकल पड़ा। और अगर वही किस्सा दोबारा सुभाष चंद्र बोस के साथ हो जाता तो अब तो आंदोलन और ज्यादा भड़क चुका था, तो पूरे भारतीय एक साथ भड़क जाते और अंग्रेजों का यहां पे नाक में दम कर देते। ये जतिन दास की कहानी थी। जतिन दास वही है जिनको आप लोगों ने नहीं पढ़ा है किताबों में, मैं बता रहा हूं। 100 लोग अगर ये लेक्चर देखेंगे ना तो मैं से बता रहा हूं 4-5 लोगों ने जतिन दास के बारे में पढ़ा होगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश का, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या सोच के ऐसे क्रांतिकारियों को हमारे जो किताबों में जगह नहीं दी जाती, हमारे इतिहास में जगह नहीं दिया जाता। अरे इनको तो पूजना चाहिए,
लेकिन हम लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी आएंगे और हमको आजाद कर देंगे। अरे राम जी तब भी थे जब हम गुलाम थे, श्री कृष्ण तब भी थे जब हम गुलाम थे, उन्होंने हमें आजाद नहीं दिलाया। हमारे असली भगवान होने चाहिए जतिन दास जी जैसे क्रांतिकारी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, ये होने चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये होने चाहिए। लेकिन हमारी किताबों में इनका जिक्र तक नहीं है। और आप लोग मांग भी नहीं करते हो, आप लोग मांग भी नहीं उठाते हो कि नहीं भी हमें मुगल्स के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें नहीं पढ़ना मुगलों के बारे में, हमें नहीं पढ़ना अलग अलग तरीके के जो जो दूर से आए थे, अटैक किए थे, हमको नहीं पढ़ना भाई उनके बारे में, शासन के बारे में। पढ़ाओ, ठीक है, ज्ञान जरूरी है, नो डाउट, लेकिन इनके बारे में भी तो पढ़ाओ। खुदीराम बोस जैसा 18 साल का बालक, 18 साल का बालक, 18 साल का भी नहीं हुआ था, क्योंकि जब उनके ऊपर केस लगा था ना, तो उनको वकील ने साफ बोला था कि आप माइनर हो, आप बच सकते हो, आप माइनर हो, बच सकते हो। उन्होंने साफ बोले, पागल है क्या है, मैं माफी मांगू, मैं माइनर माइनर बोल के अंग्रेजों की दया के ऊपर जिंदा रहूं, भारत क्या बोलेगा है? भारत का एक बेटा सिर्फ एक दया की बदौलत जीवित है, नहीं, लटकाओ मुझे फांसी पे, मैं फांसी पर लटक करने को तैयार हूं। ये खुदीराम बोस थे, ये खुदीराम बोस थे। कहां से ये जज्बे लेकर के आओगे आप लोग? नहीं, आप लोगों को चाहिए कि मांग उठाओ, मांग उठाओ, पिटीशन डालो और कोशिश करो कि ऐसे क्रांतिकारियों के लिए पूरी किताब, पूरा एक सिलेबस ही तैयार किया जाए। एक हमारा जो आजादी का संघर्ष है ना, आजादी की लड़ाई, उसके लिए प्रॉपर एक सिलेबस होना चाहिए, और एक क्लास में नहीं, हर एक क्लास में होना चाहिए। तब कहीं जाके हमारी आने वाली जनरेशन इस बात को समझेगी कि हाँ, आजादी कोई एक एग्रीमेंट नहीं थी, और आजादी कोई अकेले चरखे से नहीं आ गई थी, और आजादी कोई ऐसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बना देने से ही नहीं आई थी। इस आजादी के पीछे लाखों करोड़ों लोगों का बलिदान छुपा है। ये आजादी का असली मतलब है, पता होना चाहिए। यहां पे आप देखोगे कि जैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार किया गया और इनको घर में शिफ्ट किया गया, क्योंकि इनकी तबीयत खराब थी, अंग्रेज एक तरफ डर चुके थे। यहां पे इनका एक पौत्र था, शिशिर कुमार। शिशिर कुमार अपनी किताब में लिखते हैं, शिशिर कुमार अपनी किताब में लिखते हैं, और इनका किताब का नाम आप याद रखना, ठीक है, द ग्रेट एस्केप, द ग्रेट एस्केप इनकी किताब का नाम है, ग्रेट एस्केप। ये इस किताब में बताते हैं कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तबीयत खराब थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, अच्छा एक और बात, ये तो पता भी नहीं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तबीयत खराब थी। ये भी तो हो सकता है ना कि ये जेल से निकलना चाहते थे, जैसे इनकी प्लानिंग चल रही है, याद रखिए, जैसे इनकी प्लानिंग चल रही है, मुझे तो यही लग रहा है भाई, पूरी कहानी देख करके पूरे डॉट्स जोड़ दो, पूरा प्लॉटिंग कर दो, तो यही समझ में आ रहा है कि इन्होंने अपने पोते को बुलाया कि इधर आओ बेटा। तो अभी शिशिर कुमार ने कहा कि क्या है बताइए, तो इन्होंने बोला कि मुझे यहां से निकलने में मेरी मदद कर। तो शिशिर कुमार ने जो किताब लिखी है पूरा द ग्रेट एस्केप, इसमें साफ मेंशन किया हुआ है कि घर के पीछे एक कोठरी थी जिसको हम स्टोर रूम के रूप में जानते थे। वहां पे एक ढीला ढाला पैजामा पहना नेताजी ने, ढीला ढाला कुर्ता पहना और दाढ़ी वाड़ी लगा के पठान का रूप धारण करके ये निकल पड़े। अंग्रेजों को पता भी नहीं चला, क्योंकि अंग्रेजों को पता भी नहीं चला, जबकि अंग्रेज इनके घर के बाहर सिविल ड्रेस में खड़े थे, चार चार, पांच पांच, छह छह, हर एक दिशा में खड़े थे, लेकिन फिर भी इनको पता तक नहीं चला, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंच गए, ठीक है, अपने दोस्तों के पास। और वहां पहुंचते हैं जहां इनको लग रहा था कि हाँ, कहीं यहां से इनको हेल्प मिलेगी। अभी देखिए, उस टाइम मैंने आपको क्या बताया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो एक तरफ जर्मनी था, जर्मनी यानी कि दूसरे शब्दों में हिटलर था, और इस तरफ आपको रशिया दिखाई देगा, ब्रिटेन दिखाई देगा, यूएसए दिखाई देगा, ये सारे एक तरफ थे। लेकिन ब्रिटेन का कब्जा भारत के ऊपर, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यह पता था कि भैया जर्मनी का दुश्मन भी ब्रिटेन और हमारा दुश्मन भी ब्रिटेन, तो क्यों ना हम लोग जर्मनी से मदद मांगे। तो ये अलग अलग देशों में गए, लेकिन जब जर्मनी में पहुंचे तो हिटलर से मुलाकात की इन्होंने। और हिटलर से मुलाकात का एक बहुत ही प्यारा किस्सा आप लोगों के सामने मैं रखता हूं, और आप लोगों को लगेगा कि यार क्या ही व्यक्तित्व थे यार, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते यार, ऐसी फिल्में बना के देख लो भैया, ये फिल्मों में कोई जस्टिफाई नहीं कर पाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, क्योंकि अंदर नेताजी होने चाहिए, अंदर। और अंदर नेताजी नहीं है, वो जो भी होगा एक्टिंग ही होगी, क्योंकि वो जज्बा आप लोगों के अंदर नहीं आ सकती। वो जज्बा अनोखा था, अलग ही था। पता था कि सुबह नहीं देख पाऊंगा मैं, सूरज नहीं देख पाऊंगा, फिर भी लड़ाई लड़नी है ना यार, देश है, मिट्टी है, भारत माँ का सवाल है, भारत माँ की इज्जत का सवाल है, सम्मान का सवाल है। ऐसे कोई कैसे अंग्रेज आकर के, ऐसे कोई कैसे ब्रिटिशर्स आकर के, ब्रिटेन आकर के हमारे भारत पर रूल कर लेगा, ये सब कुछ उनको पहले से पता था, फिर भी उन्होंने अपने बलिदान को ही चुना। वो जब पहुंचे जर्मनी हिटलर से मिलने के लिए, तो एक हॉल में बैठे हुए थे, तो हिटलर आया। एक्चुअली हिटलर क्या था, बहरूपिया टाइप का था, यानी कि उसके पास 6-7 ऐसे रूप थे,
जो कि धोखा देने के लिए बनाए गए थे कि एक हिटलर को आप समझ के मार दोगे तो ओरिजिनल हिटलर जिंदा रहेगा। तो एक हिटलर आया, नेताजी आराम से ऐसे खड़े हैं, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा हिटलर आया, चला गया, तीसरा हिटलर आया, चला गया, चौथा हिटलर आया, चला गया। और जब सारे हिटलर चले गए तो ओरिजिनल हिटलर आया और नेताजी के कंधे पे हाथ रख के बोला, मिस्टर बोस, यस मिस्टर हिटलर, ठीक है मैं मिस्टर बोस। तब यहाँ पे हिटलर ने पूछा कि नेताजी आपको कैसे पता चला कि मैं हिटलर हूं? तब रोंगटे खड़े कर देने वाले जवाब दिए नेताजी ने। सुभाष चंद्र बोस के कंधे पे हाथ रखने की हिम्मत केवल हिटलर ही कर सकता है। बस इंप्रेस हो गया हिटलर, और हिटलर ने यहाँ पे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया नेताजी का हमारी आजादी की लड़ाई में। लोग कहते हैं हिटलर बुरा था, अरे होगा बुरा यार, होगा, लेकिन उसकी एक किताब है, ठीक है, मेटकाफ करके, आप मेटकाफ पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, हिटलर गलत नहीं था यार। अब यार दो देश, अगर मान लो दो देश में झगड़ा होता है, जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया, तो हार गया तो उसको छोड़ो ना, नहीं, यहां पे क्या किया एलाइज पावर्स ने कि भैया लूट लिया, पूरी जर्मनी को लूट लिया, और इस हद तक लूट लिया कि जर्मनी में रोटी रोटी को बच्चे मोहताज हो गए। तब हिटलर आया, बोला नहीं मैं अपनी जर्मनी को दोबारा खड़ा करूंगा, यार मेरे देश के साथ ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है मैं भी यही करूंगा। हिटलर गलत नहीं था, वो अपने देश के साथ था। हाँ, उसके तरीके बहुत क्रूर थे, समझ में आता है, उसके तरीके बहुत अलग थे, समझ में आता है, नो डाउट, लेकिन हाँ उसने भारत का साथ जरूर दिया था, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। आगे जर्मनी के बाद जापान में चले आते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और जापान में जाते हैं तो वहां पे जापान में आप लोगों को इंडियन नेशनल आर्मी दिखाई देगी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 में हो चुकी थी, और यहाँ पे किसने की थी, तो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस जी ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। आमतौर पर आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, और किन कैदियों के साथ मिलकर के की, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ने पकड़ लिए थे भारत के कैदी, है ना, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो कैप्टन मोहन सिंह उन्हीं के लीडर थे, उन्हीं में से एक कैप्टन थे। तो उन्होंने भारत में जो अंग्रेज थे उन पे अटैक करने के लिए रास बिहारी जी के मदद से एक आर्मी खड़ी कर दी, उसको इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहां पे एक तरफ तो आर्मी बन रही है, और दूसरी तरफ आप देखोगे सुभाष चंद्र बोस अपनी आजादी की लड़ाई में एकदम मस्त है, एकदम लड़ना ही लड़ना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और तब वो पहुंचे जापान। जापान में इनकी मुलाकात होती है रास बिहारी बोस से और कैप्टन मोहन सिंह से, और तब तक इन्होंने बोल दिया, ठान लिया कि आर्म्ड स्ट्रगल यानी कि हथियारों से अब हम युद्ध लड़ेंगे, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे। और तब इन्होंने अपना फेमस नारा दिया, आइकॉनिक नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और फिर उसके बाद ये आजाद हिंद फौज की कमान संभालते हैं। और याद रखिएगा इंडियन नेशनल आर्मी, पहले इसके नाम था इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना इसका नाम था इस आजाद हिंद फौज का। बाद में इन्होंने आजाद हिंद फौज नाम कन्वर्ट कर दिया, इसीलिए कहा जाता आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बल्कि वास्तव में इन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया था और इंडियन नेशनल आर्मी का कमांड संभाली थी, इन्होंने बनाई नहीं थी। बनाने वालों में कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस जी आप लोगों को दिखाई देंगे। और वहीं पर इन्होंने ऐलान किया कि जो भारत में ब्रिटेन की सरकार है, हम इस सरकार को नहीं मानते, हमारी खुद की सरकार होगी, अब हमको फुल इज्जत चाहिए। और इन्होंने सरकार कौन सी बनाई, अर्जी हुकूमत आजाद हिंद, अर्जी हुकूमत आजाद हिंद। इन्होंने अपनी एक प्रोविजनल सरकार बनाई कि यह सरकार भारत की सरकार है, और दुनिया भर में जितने भी देश थे उनसे मान्यता भी ले ली कि भैया भारत की पे जो सरकार है वो ब्रिटेन वाली नहीं है, ये हमारी सरकार है, जिसका नाम क्या है, अर्जी हुकूमत आजाद हिंद। और तब इन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का मतलब क्या है, दिल्ली चलो क्योंकि दिल्ली से उखाड़ के फेंक देना है आज ब्रिटिशर्स को, एक एक बंदे को उखाड़ के फेंक डालना है। यही हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी थी। अभी देखिए सुभाष चंद्र बोस जब इंडियन नेशनल आर्मी में जाते हैं तो इन्होंने देखा कि यार इंडियन नेशनल आर्मी को कुछ चीजों की जरूरत है, ठीक है, जैसे इक्वालिटी की जरूरत है। आप देखोगे इंडियन नेशनल आर्मी ने एक फौज बनाई गई थी, रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट। अभी रानी झांसी रेजिमेंट जब बनाई गई थी तो ये सोच के बनाई गई थी कि जो महिलाएं हैं, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस दूरदर्शी थे, उन्हें पता था कि नहीं यार, जितनी आग जो सीने में आदमियों को भड़क रही है उतनी औरतों की भी भड़क रही है। तो उन्होंने साफ बोल दिया था कि नहीं भाई, ठीक है, जितनी औरतें आदमी जो भी सपोर्ट में आना चाहती हैं, जो भी हमारी आर्मी में शामिल होना चाहती है, वो शामिल हो सकती हैं। और आप सोच के देखो ये औरतों का कैसा जज्बा रहा होगा, क्या ही मतलब जज्बा जुनून रहा होगा उन औरतों का। ये दौर कौन सा था, ये दौर सती प्रथा वाला था, ये दौर पर्दा प्रथा वाला था, ये दौर वो था जब महिलाओं की शिक्षा को रोक दिया जाता था, ये दौर वो था जब महिलाओं को घर से निकलने में नहीं दिया जाता था। उस दौर में हथियार उठाने वाली
हमारी सेना थी रानी लक्ष्मीबाई सेना। आप देखिए ये महिलाओं की पूरी रेजिमेंट दिखाई दे रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी महिलाओं की सेना दिखाई दे रही है जिनके हाथों में बंदूक है। आप सोचिए भारत में उस वक्त भी महिलाएं लड़ा करती थी, उस वक्त भी महिलाएं युद्ध किया करती थी, उस वक्त भी महिलाएं ट्रेनिंग किया करती थी, और उस ट्रेनिंग का नतीजा आप लोगों को दिखाई दे देगा 15 अगस्त 1947 को। आपको क्या लग रहा है 1547 को एक ही दिन में आजादी मिल गई? नहीं, ये छोटे 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 जो क्रम थे, अटैक्स थे अंग्रेजों के ऊपर, उसने अंग्रेजों को तोड़ दिया था, तब कहीं जाकर 15 अगस्त 1947 को हमको आजादी मिली है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, सबको कहता हूं, आजादी केवल चरखे से नहीं आई है जनाब, ठीक है? आजादी के लिए ना जाने कितने लोगों ने खून बहाया है, आजादी के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपने घर परिवार सब कुछ छोड़ डाला है, केवल चरखा को यहां पे महत्व दिया जा रहा है, तो ये बात गलत है। तो उन्होंने क्या किया, रानी झांसी रेजिमेंट बनाया, और ये महिलाओं का रेजिमेंट था, और लक्ष्मी सहगल जी इसकी हेड थी। याद रखना, लक्ष्मी सहगल जी इनकी हेड थी, ठीक है बच्चों? सहगल जी इनकी हेड थी, याद रखना। इनका नाम वैसे स्वामीनाथन, लक्ष्मी स्वामीनाथन है, लेकिन इनको लक्ष्मी सहगल के नाम से हम लोग जानते हैं। और यही इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल पे और कोहिमा पे अटैक किया, बर्मा वाले रास्ते से, याद रखिएगा, बर्मा वाले रास्ते से। बर्मा एक वक्त में भारत का हिस्सा हुआ करता था, 1937 में, 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया, और बर्मा वाले रास्ते जाकर इम्फाल और कोहिमा पे अटैक किया ब्रिटिशर्स के ऊपर। और तभी ब्रिटिशर्स को यह समझ में आ गया कि नहीं भाई, ठीक है, अब आजाद हिंद फौज नाक में दम कर देगी। बट अनफॉर्चुनेटली नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है 1945 में, ताइवान जाते हुए एक प्लेन क्रैश में। हालांकि यह मुद्दा भी अभी कंट्रोवर्शियल है कि उनकी मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई थी, क्योंकि डेड बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन कहा जा रहा है प्लेन क्रैश हुआ था तो उनकी डेड बॉडी जल गई थी। लेकिन अभी भी यह कंट्रोवर्शियल है कि उस वक्त उनकी मृत्यु हुई थी कि नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बट हाँ, यह जरूर है कि इंडियन नेशनल आर्मी कमजोर जरूर पड़ गई थी, और अब अंग्रेजों ने इंडियन नेशनल आर्मी के जवानों को पकड़ लिया, उन जवानों को जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी पर अटैक किया था, और उन पे खुलेआम, यहां एकदम लाल किला में खुलेआम अदालत लगाई गई, खुलेआम उनके ऊपर ट्रायल चलाए गए, खुलेआम एकदम से की जा रही है, एकदम बहस किया जा रहा, डिबेट किया जा रहा, वकील लगे हुए, और खुलेआम उनके ऊपर ट्रायल इसलिए किया जा रहा था क्योंकि पूरी भारत देख ले कि जो भी यहां अंग्रेजों के खिलाफ जाएगा, जो भी अंग्रेजों के अगेंस्ट जाएगा, उनका यही हश्र होने वाला है, जैसा इन सिपाहियों का हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि यह भारतीयों के दिल में एक डर पैदा करेगा, लेकिन यह डर नहीं था। यहां पे भारतीयों को गुस्सा और ज्यादा भड़का, भारतीय और ज्यादा प्रेरित हुए कि यार कुछ जवानों ने मिलकर के पूरे अंग्रेजी सिस्टम को चैलेंज कर दिया, तो हम पूरे भारतीय इकट्ठे हो गए तो न जाने क्या ही कर जाएंगे। और यहीं से शुरुआत हो जाती है उस आक्रामक युद्ध की, उस आक्रामक जंग की, जिसका रिजल्ट आपको 15 अगस्त 1947 को देखने के लिए मिला है। इसी वजह से हम लोग पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन हम लोग नेताजी के करेज, उनकी हिम्मत, लीडरशिप, नेतृत्व, त्याग और राष्ट्र प्रेम की भावना को याद करते हैं। आज के दिन हम लोग आजाद हिंद फौज को याद करते हैं। आज के दिन हम लोग लक्ष्मी सहगल को याद करते हैं। आज के दिन तमाम उन सैनिकों को याद करते हैं, तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने एक पल भी नहीं सोचा अपने प्राणों की आहुति देने वक्त हमारे देश की आजादी के लिए। तो दोस्तों, आज का दिन आप लोग सेलिब्रेट किए, और आज कुछ एक ऐसा छोटा सा काम कीजिए नेताजी के नाम पे, हमारी आजाद हिंद फौज के नाम पे कोई एक काम आप अच्छा कीजिए, ताकि उनको श्रद्धांजलि दी जा सके। आज का लेक्चर यही था दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें। यह बात शेयर करने की नहीं है, यह बात सब्सक्राइब की नहीं है बच्चों। ये तो होता रहता है, मैं आगे भी लेक्चर लेता रहूंगा, सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि नेताजी की एक कहानी हर एक भारतीय तक पहुंचे। तो एक बार आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।